नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेज करिए मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। आज की कहानी जो है ये उमा और सुनील की कहानी है। ये दोनों अभी फ़िलहाल दिल्ली में रहते हैं और अभी किराए के मकान में हैं। वैसे अपना एक आलीशान घर है इनका चंडीगढ़ में, ठीक है, लेकिन मजबूरी में इन्हें दिल्ली रहना पड़ रहा है। और ये फैमिली फाइनेंशियली किसी भी तरह से कम नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी कमाई हो रही है, फैक्ट्री है और रुपया पैसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि इनके पास कहीं से भी कम है, लेकिन दिल्ली में किराए पर रह रहे हैं। क्यों बताऊंगा अभी, कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब प्रेत बाधा आती है तो 3 जगह इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। आपके धन लक्ष्मी पर, आपके शरीर पर यानी शारीरिक कोई समस्या, और तीसरा आपके स्वभाव पर। स्वभाव चिड़चिड़ा होना बहुत बहुत आम बात होती है। घर के बाहर आप नॉर्मल हैं, लेकिन घर में आते ही आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर में सभी से आपका बात करने का मन नहीं करता। घर के लोग आपको बुरे से लगने लग जाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या घर से जितना दूर जाओ उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। मैं ये नहीं कहता अगर कुछ ऐसा है तो 100% वो प्रेत हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। उमा और सुनील की कहानी। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज करिए मुझे, और पहली बार आए हैं और कहानी आपको पसंद आई तो इस तरह की कहानियां मैं लाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी उमा और सुनील की है। ये दोनों चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ में जहां इनका घर है, इनके घर से तकरीबन 20-25 मीटर की दूरी पर एक हनुमान मंदिर है। शुरुआत इन्हें पता ही नहीं चला था कि ये हो चुकी है। प्रेतों के बारे में बात कर रहा हूँ। उमा अपने बड़े बेटे और अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहती है। जो बिटिया और छोटा बेटा है ये इनके घर से काफ़ी दूर पढ़ने गए हुए हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ कि जयपुर में इन दोनों की पढ़ाई चल रही है। अपने चाचा के घर रहते हैं और इस पूरी कहानी में ये दोनों किरदार नहीं आएंगे। अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं जब इस तरह की कहानी सुनाता हूँ उसमें जो जो किरदार आता है, हाँ, उसने जो अनुभव किया है पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाता। ये कहानी इन दोनों ने ही मुझे भेजी है कि मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था। खैर, कहानी पर लौटिए। चंडीगढ़ का ये जो परिवार है, अच्छे खासे पैसे वालों में इनकी गिनती होती है। जो पिता हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रैंक है अपने बेटे के साथ कि तुझे जो भी बात करनी है हमारे साथ खुल कर सकता है। उसे मतलब दोस्त वाली फीलिंग है। बड़ा है और 2 साल बाद इसकी शादी होनी है, तो पापा और मम्मी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिल्कुल भी गैप नहीं है, जनरेशन गैप है ही नहीं। एकदम हम उम्र की तरह बात करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा देर रात घूमने का इसे शौक़ है, पार्टीज़ वगैरह करने का। भाई पैसे वाला भाई ये नहीं करेगा तो आप और हम करेंगे, कौन करेगा? हम तो मतलब मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और वो पार्टी कर रहा है। लेकिन देखिए अभी क्या क्या होने वाला है इस घर में। आप फिर कहोगे कि आप और हम ही ठीक है नितिन, ये जो इनके साथ हुआ क्या पता पैसे की वजह से कोई नज़र लग गई। जब आपके पास पैसा होता है तो आपको ना चाहने वालों की गिनती बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना मेरी लाइन। जब आपके पास पैसा होता है तो ऐसे लोगों की गिनती ज़्यादा हो जाती है जो आपको पसंद नहीं करते। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जैसे बाकी लोग हैं वैसे आप हो, कोई ख़ास फ़र्क तो है नहीं, है ना। लेकिन धीरे धीरे आप प्रगति करोगे तो औरों की नज़र में खटकने लग जाओगे, आप उन्हें बुरे लगने लग जाओगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए कुछ कहीं से कुछ पढ़वा देते हैं। ध्यान से सुनी मेरी बात, कुछ करवा देते हैं इन द सेंस प्रेत शक्तियों का सहारा लेकर, या उनकी टोक या उनकी नज़र इतनी भयानक, इतनी भयंकर होती है कि दीवार में दरार आ जाती है। और साक्षात एग्जाम्पल देखा हुआ है मैंने तो नज़र लगने का। इनके परिवार में अब आए दिन किसी न किसी तरह की कोई ना कोई समस्या आ रही है।
अभी तक सब कुछ ठीक था। ये तीनों हनुमान मंदिर जाते थे और हाँ, बालाजी के भक्त हैं तीनों। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पांचों बालाजी के भक्त हैं। लेकिन देखिए, दो तरह के लोग होते हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, या जो ये कहते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं या हम महादेव के भक्त हैं। पहले वो जो मंदिर जाते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ विधि विधान से करते हैं और जानते हैं। और दूसरे वो कि हाँ, मुझे वो देख रहा है तो मुझे पूजा करनी चाहिए, वो सामने वाला भी इम्प्रेस होगा, मैं पूजा कर रहा हूँ। इसे कहते हैं दिखावे वाले। इनमें से जो पिता हैं ये दिखावे वाले हैं। उमा और इनके तीनों बच्चे, हाँ, वो ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करते हैं। एक कमाल की बात बताऊं, इन्होंने बहुत ही शानदार घर बनाया, बहुत शानदार, मतलब जिसे हम आलीशान बंगला कह सकते हैं। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि इन्होंने मंदिर जो है वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ही उल्टी दिशा में बना दिया। जब इनके घर में गृह प्रवेश हुआ, पंडित जी आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ आप ईश्वर मत रखिएगा, क्योंकि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ही गलत। जिसने भी भाई ये बनाया है उसे पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में मंदिर रख रहे हो। जो ईश्वर की मूर्ति होगी या तस्वीर होगी, जो भी आप आकृति रखोगे, छवि रखोगे, उनका चेहरा किस तरफ होना चाहिए। ये तो घर में ये मानिए कि इनकी कृपा रहेगी ही नहीं अगर आपने ईश्वर की तस्वीर या मूर्ति या मंदिर यहाँ स्थापित करा। मतलब उनके हिसाब से, वास्तु के हिसाब से मंदिर की दिशा गलत थी। तो इन्होंने क्या करा कि पंडित जी से पूछा कि फिर दिशा कौन सी ठीक है, आप हमें बता दीजिए, हम उसी दिशा में मंदिर बनवाएंगे। पंडित जी ने बताया तो इन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का एक मंदिर बाजार से जैसे आता है छोटा सा, वो लेकर रख दिया कि अभी फ़िलहाल पूजा पाठ हो जाएगी, बाद में हम इसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, थोड़ा सा दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। और इनके पास वक्त निकला नहीं। ईश्वर के लिए घर में अच्छा स्थान बनाने के लिए इन तीनों के पास वक्त नहीं था। अपने लिए बड़े आलीशान कमरे बनवाए, झूमर वगैरह लगवाए, फॉल सीलिंग, कारपेट, ओहो क्या शानदार। ईश्वर के लिए थोड़ा वक्त इनके पास नहीं है। अब होता क्या है कि एक और कमाल की बात देखिए, ये तीनों पूजा पाठी हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ ठीक है, अभी तक बिल्कुल नॉर्मल, और इस घर पे प्रेत बाधा हो ही नहीं सकती क्योंकि हनुमान जी हैं यहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। इन तीनों ने, देखिए, मैं आपको कभी भी वेज नॉन वेज खाने के लिए ना तो प्रेरित करता ना मैं मना करता, लेकिन जिस घर में बालाजी के लिए आप मतलब चौकी लगाए हो, ठीक है, वहाँ नॉन वेज नहीं परोसे जाते। इन मूर्खों ने, सॉरी टू से, फिर भी बोलूँगा, इन मूर्खों ने मतलब जो वो मंदिर स्थापित करा, पहली बात तो वो ज़मीन पे रखा हुआ है, अधिकतर ज़मीन पर रखते हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं, सिर्फ एक गत्ते का, कागज़ का, कपड़े का कोई सा भी टुकड़ा अगर आपके मंदिर के नीचे है तो वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। डायरेक्ट आपने ज़मीन पर रखा है तो वो सही नहीं है। बहुत से लोगों के घर में जो मंदिर होता है, मैं बताता हूँ कि फर्श है, ठीक है, टाइल है या मार्बल है, कुछ भी है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ अलमारी सी बनवा दी और उसके ऊपर वो मंदिर है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। बीच में कोई दराज वगैरह है और फिर मंदिर है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ज़्यादा परफेक्ट होता है कि 3 तरफ से बंद। वैसे तो हर किसी का मंदिर 3 तरफ से तो बंद ही होता है, सामने से खुला होता है ऑफकोर्स, लेकिन अगर आर पार नहीं है तो बेहतरीन है वो मंदिर। समझ रहे हो, मैं शायद आपको समझा पा रहा हूँ, और अगर नहीं तो मैं इंस्टा पे एक पिक शेयर करूँगा, वो परफेक्ट मंदिर होता है। इनके घर में जो है ये लकड़ी का मंदिर चारों तरफ से मतलब आर पार है, पारदर्शी है। और ये जो खाना वगैरह खाते हैं, जो इनका पैर है वो डायरेक्ट मंदिर की दिशा पे रहता है, दूसरा गलत। तीसरा कि आप वहाँ पर बैठकर नॉनवेज खा रहे हो। चौथा कि आपने हैंड वॉश भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, और उसी से आप जाकर जैसे हम रात में भगवान सुलाते हैं, आपने भी ऐसा घर पर किया होगा। ये जो मैडम है जो कि पूजा पाठ बहुत करती हैं, ये इस बात को कभी कभी भूल जाती हैं। ये झूठे हाथों से ही ईश्वर को मतलब सुलाना, गोपाल जी को, हनुमान जी के आगे पर्दा करना, वो सब करती हैं। हर कोई उतना सच्चे मन का नहीं होता जितना वो शालिग्राम वाली कहानी है, ठीक है। हर कोई वैसा नहीं होता। वो आपने सुनी होगी, जो मुसलमान है, जो कि कन्हैया ने उन्हें छोड़ा नहीं, मुसलमान के घर वापस आए थे। सुनिए कहानी, नहीं तो चलो अगली वो सही।
इनके घर में ये हर बार कुछ ना कुछ इस तरह का ऊट पटांग काम कर रहे हैं। एक दिन की बात है, पंडित जी आते हैं और पंडित जी ने इन्हें इस बात के बारे में बोला कि आपने अभी तक मंदिर स्थापित नहीं करा, क्यों? उन्होंने बताया कि अभी वक्त नहीं लगा है। पंडित जी ने कहा इस बात को तकरीबन 3 महीने हो गए और 3 महीने से ये मंदिर ऐसे ही है। हाँ मतलब तो अभी वक्त नहीं लग रहा पंडित जी, हम करेंगे, इसको ज़रूर करेंगे, बस हमें ये बताइए कि जो बेटे की शादी होनी है वो कौन सी तारीख रखी जाए, आपको इसीलिए बुलाया। पंडित जी ने कहा सब कुछ ठीक है, उस विषय में भी बात करेंगे, लेकिन क्या आपके घर में आप नॉन वेज खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, हो सकता है कि डर भी लगे कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। मतलब हमारे इस आलीशान घर में नेगेटिविटी है, हम समझे नहीं। प्रेत जानते हो? पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो आप? प्रेत जानते हो? आपके घर में जब मैं आया था पहले, जब पूजा करने आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज कुछ महसूस हो रहा है कि आपके घर में कोई समस्या है। और हाँ, मैं दावे से कहता हूं कि आप तीनों में से किसी न किसी को कुछ न कुछ आभास होने वाला है बहुत जल्दी। बेटे की शादी आप बाद में करिएगा, पहले इस घर में मंदिर का स्थान ठीक करिए, और हो सके तो जो भी आपको ये खाना है, मना नहीं करेंगे, घर के बाहर खा लो, ज़्यादा बेहतर है। और अगर घर में ही खाना है तो यहाँ ईश्वर की जो आपने प्रतिमा रखी है, इसके सामने से ये डाइनिंग टेबल हटाओ या ये मंदिर के सामने कुछ पर्दा करो। अब पंडित जी देखिए, ईश्वर का चेहरा तो उस तरफ है, हम तो इधर बैठकर खा रहे हैं, उसमें गलत ही क्या है? पंडित जी ने कहा आपने इतना आलीशान मकान बनाया है, ईश्वर के लिए आप जगह निर्धारित नहीं कर पा रहे, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपके घर में जो भी समस्या है इसे दूर अभी कर लीजिए, बाद में कभी कभी वक्त नहीं मिलता है। अब पंडित जी को ही नहीं पता था कि जिसे ये समझा रहे हैं इसके साथ ही है, तो ये क्यों मानेगा? ये बार बार उस चीज को इग्नोर कर रहा है, मना कर रहा है कि उस विषय में बात ही मत करो, क्योंकि मैं तो इसके साथ आ चुका हूं। हाँ, घर कर चुका है ये प्रेत इन भाई साहब के माध्यम से। अब होता गया कि पंडित जी बेटे के विवाह के लिए 2-3 तारीख बता कर गए कि ये 3 तारीख शुभ हैं और इनमें से 1 तारीख ये है, ये काफ़ी शुभ है, आप कर सकते हैं विवाह, कोई अड़चन कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले इस घर में जो बाधा है उसे दूर कर लेना, वरना आने वाली जो बिटिया है उस पर भी समस्या हो सकती है। ये जो हस्बैंड है ना, अगले दिन सुबह मंगलवार, ये हर बार तीनों जने, ठीक है, सुबह सुबह हनुमान मंदिर जाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पर, और चोला चढ़ाते हैं, अच्छे से भजन कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आते हैं। सुबह सुबह की बात है, पतिदेव ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। तो धर्मपत्नी ने ये कहा कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप हनुमान मंदिर नहीं चल रहे? आपको कोई भी समस्या लग रही है तो मंदिर से आकर डॉक्टर को फ़ोन कर लेंगे, दिखा लेंगे, चलो तो सही, कितनी दूर है मंदिर? तो इसने थोड़ा सा चिढ़कर और गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोला कि तेरी बात समझ नहीं आती क्या? एक बार में जब तुझे मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, तो मैं नहीं जाना चाहता, ज़्यादा मेरे से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, और इसे सोने दे अभी। ये जो सुनील भाई साहब ने बोला है ना, इसे सोने दे, ये वो नहीं बोल रहे थे, उनके माध्यम से जो बोला था ये उसने कहा था। इन्हें अभी कुछ समझ नहीं आया और ये दोनों मंदिर चले गए, धर्मपत्नी भी और बेटा भी। वहाँ पर जैसे ये साफ़ सफाई करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, अच्छे से हनुमान चालीसा करते हैं, दोनों वापस आते हैं। इनके पास प्रसाद है, गुलदाना है। जैसे ही इनके पास लाते हैं, इन्होंने हाथ मार दिया। ये जो भाई साहब हैं, गुलदाने पर, प्रसाद पर हाथ मार दिया और वो सारा फैल गया। इन्हें एक बात पता होनी चाहिए, और अगर शायद आपको भी नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर बाई चांस आप इस तरह से गुलदाना देखते हैं, प्रसाद देखते हैं, तो उसे जो भी है उसे आप हाथ से उठाओगे, झाड़ू से नहीं। बहुत से लोग मूर्खता क्या करते हैं, घर में प्रसाद लाए हैं, किसी को बांट रहे हैं, दे रहे हैं, और वो गिर गए गुलदाना, तो उसे झाड़ू से साइड कर देते हैं, है ना, या झाड़ू से ही बाहर कर देते हैं। ये प्रसाद है, ये कोई आपके हाथ से छूटा हुआ पिज्ज़ा समोसा नहीं है, ठीक है। जब तक ये प्रसाद ईश्वर को नहीं भोग लगा तब तक वो सिर्फ एक गुलदाना है, सिर्फ एक लड्डू है। बिखर जाता है, झाड़ू से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईश्वर को चढ़ाने के बाद वो प्रसाद हो गया। और अगर आपने प्रसाद की कद्र नहीं करी तो ये दिखावा भी क्यों कर रहे हो?
इन्होंने वो सारा का सारा झाड़ू से समेटा, एक कूड़ा उठाने वाला जो होता है उसमें करा सारा और डस्टबिन में डाल दिया। ये आप गाय को रोटी के साथ भोग लगा देते। ये तरीके हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचा पाऊं। ये कुछ गलतियां हैं जो आप और हम करते हैं। ये नहीं करोगे तो चमत्कार देखो कितने बेहतरीन होंगे। आप बहुत सारे अच्छे काम करते हो, एक गलत कर देते हो, सब पे पानी फिर जाता है। इसीलिए कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं। और ये सिर्फ मन से बनी हुई बातें नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी विद्वान हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूं, उनसे बहुत कुछ पता चलता है। एक अभी पूजा हुई थी घर में, तो उनसे बहुत कुछ पता चला। जो पंडित जी आए थे उनसे तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठकर मैंने बातें करी। उन्हें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत सारे विषय में बात कर रहा था कि हम हर हर महादेव क्यों बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ महादेव क्यों नहीं बोलते, या हर हर विष्णु क्यों नहीं बोलते, है ना। और बहुत से लोग ये मंत्री वगैरह के आगे पीछे हर लगा देते हैं, उनकी औकात नहीं है, समझ रहे हो। मैं साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, हर हर सिर्फ महादेव होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। किसी ने मुझे लिखा था हर हर साईं बाबा, क्या मतलब, कुछ भी। प्लीज जो मैं कह रहा हूं उसे समझो, मेरी बातों में से बातों को नहीं निकालो। इन्होंने झाड़ू से सभी को समेटा और डस्टबिन में डाल दिया। जैसे ही इन्होंने ये काम करा वो दांत किटकिटाने लगे। जो पतिदेव हैं ये फिलहाल दांत किटकिटा रहे हैं, एक तरह से हंसने की कोशिश कर रहे हैं। तो धर्मपत्नी देखती हैं कि ये अजीब सी तरीके से मतलब व्यवहार कर रहे हैं और दांत जो ये किटकिटा रहे हैं, ये कह सकता हूं कि वो हंसना चाह रहा है लेकिन बिना आवाज के, ठीक है, और किसी को पता ना चले कि मैं हंसने वाला हूं। इन्होंने देखा कि उन्होंने ब्लैंकेट जो है काफी ऊपर तक कर रखा है, यहां तक, ठीक है, और सिर्फ आंखें दिख रही हैं। तो उनको देखकर पता चल रहा है कि ये कुछ खा रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं। तो धर्मपत्नी ने कहा कि आप क्या खा रहे हो? आप तो कह रहे थे कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप क्या खा रहे हो, ज़रा दिखाना है। उन्होंने जैसे ही ब्लैंकेट खींचा तो इनके हाथ में एक नॉनवेज का पीस था। अरे इस तरह से कौन खाता है, सारी आपने चद्दर वगैरह बेडशीट सब खराब कर दी है। अब ये एकदम खाते खाते रुक गए, गुस्से से अपनी धर्मपत्नी की तरफ देखना शुरू कर दिया इन्होंने। और इनका चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये इस तरह से तेज तेज बात कर रहे थे, चिढ़ रहे थे या दांत किटकिटा रहे थे, तभी जो बेटा है वो अपने कमरे से आता है और देखता है और पूछता है, डैडी आप ठीक हो? इस तरह से आप जो बिहेव कर रहे हो थोड़ा वियर्ड लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। साफ कहूँ तो मुझे डर लग रहा है, आप कैसे कैसे बातें कर रहे हो, और ये सारा चेहरा मम्मी इन्होंने कैसे कर रखा है। उन्होंने बताया कि अभी ये बेड पर इस तरह से बिना टेबल बिना बाउल किसी भी चीज़ के इस तरह से यहाँ लेट कर खा रहे थे। सब इन्होंने चद्दर वगैरह भी गंदी कर रखी है और चेहरा देखो कैसा कर रखा है। पापा 1 मिनट आप खड़े हो जाओ और बाथरूम जाकर थोड़ा सा चेहरा वगैरह धो लो, पूरा गंदा हो रहा है। यहाँ धर्मपत्नी को साफ अंदेशा हो गया कि इनके साथ कोई है। जब ये उठे हैं तो ये मानिए कि थोड़ा सा ही उठे थे और फिर एकदम से क्या कहते हैं कि उठ जा तू भी, उठ जा तू भी। ये प्रेत ने इन भाई साहब को बोला या भाई साहब ने प्रेत को बोला, कंफ्यूज है। बाथरूम में आते हैं तो ये रोने लग गए, एकदम शीशे के सामने आकर रोने लग गए। मेरा चेहरा कितना खराब हो गया है, तुम लोगों ने मेरा चेहरा खराब किया है, मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया है। और ये दोनों पीछे खड़े हैं, इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये पापा क्या बोल रहे हैं। उनका चेहरा इन्होंने खुद वॉश करवाया। बेटे ने टॉवल से इनके चेहरे को जब पहुंचा है तो ये शीशे को देखकर बार बार नज़र चुरा रहे हैं। मतलब शीशा इनके सामने है तो ये इस तरह से बार बार मुंह नीचे कर रहे हैं। पापा आप ठीक है, आप देख सकते हो मिरर, और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो आप, ऐसे हमें भी डर लग रहा है। आप सो जाओ, एक काम करता हूँ, फैक्ट्री में जा रहा हूँ, आप आराम करो। मम्मी आज पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है, आप एक काम करो, डॉक्टर अंकल को फ़ोन कर दो, वो आकर चेकअप कर लेंगे। अब यहाँ बेटा तो चला गया ऑफिस, ठीक है, फैक्ट्री चला गया। जो मम्मी हैं इन्होंने एक डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आधे घंटे में घर पहुँचता हूँ। अब वक्त हो रहा है 8 सवा 8 का, ठीक है। डॉक्टर साहब आते हैं और वो देखते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, बस ये हो सकता है कि वर्कलोड है, स्ट्रेस है, थोड़ा सा काम पर ज़्यादा इनका ध्यान रहता है, अपने लिए वक्त कम निकालते हैं, तो ये स्थिति हो रही है। अब यहाँ इन्होंने दोबारा से दांत किटकिटाने शुरू कर दिए।
तो डॉक्टर साहब देखकर बोलते हैं कि ये कब से कर रहे हैं? ये आज सुबह ही हुआ है, ऐसा पहले तो कभी इन्होंने किया नहीं। तो कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है, मैं अभी इन्हें थोड़ा सा दवाइयाँ लिख देता हूँ और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कभी कभी होता है, ठीक है, इसमें आप घबराना परेशान नहीं। जैसे बहुत से लोग खराटे लेते हैं तो बहुत से लोग दांत भी किटकिटाते हैं, और अगर ये बच्चे होते तो मैं कहता कि हाँ पेट में कीड़े हैं, अभी मैं कीड़े की दवाई दे देता, लेकिन हाँ इनके पेट में कीड़े नहीं है, ये हो सकता है मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इन्होंने सुना है, लेकिन इन्होंने मुंह खोला ही नहीं है, सिर्फ दांत किटकिटाते हुए आवाज आ रही है। और यही मतलब समझाने की कोशिश करता हूं कि वो लगातार दांत किटकिटा रहे हैं और इन्होंने बोला भी है, ये पॉसिबल नहीं है। ये दो जने हैं जो बात कर रहे हैं और ये डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी कहता हूं कि मैं साइंस को बहुत प्राथमिकता देता हूं, भाई सबसे ऊपर है, साइंस से हमें बहुत फायदे हैं। लेकिन एक बारीक सी लाइन आती है जिसके उधर प्रेत रहते हैं और साइंस कभी उस तरफ पहुंच नहीं पा रही। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत मंदिर हैं जहां पर अभी भी रिसर्च चल रही है कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसा हो सकता है। साइंस रिसर्च कर रही है, लेकिन ऐसा हुआ है ना। तो मैं कुछ बातें आपको एक वीडियो में बताऊंगा सनातन के बारे में, ठीक है। जब ज्योमेट्री का जी नहीं आया था ना, तब सनातन में बहुत कुछ आ चुका था, जिसको आज भी बनाने की कोशिश करो तो बनने का नहीं है। खैर, ये जो पतिदेव हैं, ये जो दांत किटकिटा रहे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर के लिए भी सोचने पर मजबूर करने का एक विषय है। लेकिन अगर ये भी ऐसे रिएक्ट करेंगे तो इनमें जो कि साइंस जानते हैं और बाकी में फ़र्क क्या रह गया। ये क्या कहते हैं कि अगर ये ऐसा 2 दिन और करते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इन्हें दवाई कुछ बदल कर दूंगा। आज पूरे दिन में हो सकता है ये दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। अब जैसे ही उठकर चलने लगे तो वो चिढ़ाने के लिए, बताने के लिए दांत दोबारा किटकिटा रहा है कि तेरी दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये बड़े शान से ये बात बोल कर गए थे कि मैंने अभी दवाई दी है, 24 घंटे तक अब ये दांत नहीं किटकिटाएंगे, ठीक है, और ये दवाई एकदम असर करती है। उसने 1 मिनट में असर को फेल कर दिया और दांत किटकिटा कर दिखा दिया कि तेरी दवाइयां असर नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब ने यहां पर इन्हें एक बड़ी अजीब बात है, वो खुद इस बात को कहते हैं कि इन्हें नींद की दवाई दी थी कि इन्हें आराम की ज़रूरत है, 15-20 मिनट में इन्हें काफ़ी आराम आ जाएगा और ये सो जाएंगे। तकरीबन 3-4 घंटे की नींद बहुत है इनके लिए और इन्हें काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। दवाई वो भी दी है इन्हें, ठीक है। ये किटकिटाने की आवाज़ सुनकर आश्चर्य में होकर डॉक्टर साहब उस कमरे से बाहर आ गए, उनको नमस्कार करके कि आप आराम करो। यहाँ डॉक्टर साहब ने इन्हें धर्मपत्नी को नहीं बताया कि ये दांत किटकिटा रहे हैं अब भी। बाहर आते हैं तो ड्राइंग रूम में बैठे हैं ये, इनके लिए कॉफ़ी बन रही है। तो धर्मपत्नी ये कहती है कि इन्हें अभी नींद तो आ जाएगी ना, थोड़ा रिलैक्स तो हो जाएंगे। हाँ हाँ, अब जब तक मैं कॉफ़ी पीऊँगा जब तक वो गहरी नींद में भी हो जाएंगे, आप देख लेना जाकर। अब ये कॉफ़ी पी रहे हैं और बात कर रहे हैं कि बेटे की शादी कहाँ से हो रही है, कौन सी तारीख निकली है, ऐसी बात। भाई फैमिली फ्रेंड है ये भी, ठीक है। कुछ देर में देखते हैं कि वो ज़मीन पर जैसे कि जानवर चलते हैं उस तरह से चलता हुआ कमरे से बाहर आ रहा है और वो सूंघ रहा है जैसे नॉर्मली डॉग्स वगैरह सूंघते हैं। अब डॉक्टर साहब ने देखा उन्हें, भाई इस वक्त तो इन्हें नींद आ जानी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हरकत कर रहा है ये यानी कि थोड़ा मानसिक संतुलन हिल गया है, किसी तरह का ये कोई स्ट्रोक हो सकता है, हमें इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तभी ये इस तरह से सूंघते सूंघते ये रसोई तक आए हैं। डस्टबिन में जैसे ही उन्होंने एक तरह से डस्टबिन को खोला है, तभी ये पीछे हटकर गिरे हैं। ये जो भाई साहब हैं, आप समझ रहे हो ना मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ? डॉक्टर साहब नहीं, जिस पर प्रेत बाधा है, उसने डस्टबिन खोला था, ठीक है। स्मेल की वजह से ये किचन तक आया था और जैसा घर वालों ने कहा है कि डस्टबिन जैसे ही खोला तो उसमें उन्होंने वो जो प्रसाद है जो कि सब फैल गया था, जो इन्होंने झाड़ू से निकाला था, वो पड़ा हुआ था। सिर्फ उसे देखने के साथ ही एकदम प्रेत हटा इन भाई साहब के ऊपर से, ऐसा इनका मानना है। जबकि प्रेत इतनी आसानी से हटते जाते नहीं हैं। हाँ, करवट बदलना या कुछ देर की शांति दे देना या मांस खाना छोड़ना तो वो अलग बात है। ये एकदम नॉर्मल हो गए और खड़े हो जाते हैं बेड से और डॉक्टर साहब को देखकर कहते हैं, अरे तुम कब आए?
मैं काफ़ी देर हो गई, तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। अरे एक कप कॉफ़ी मुझे भी पिलवाओ। ये एकदम नॉर्मल हो गया है, एकदम नॉर्मल, इसे कोई परेशानी नहीं हुई। इसके सामने कॉफ़ी रखी है, मतलब हस्बैंड के सामने कॉफ़ी रखी है और ये चिंतित हैं दोनों, वाइफ भी और डॉक्टर साहब भी, कि अभी ये 10 मिनट पहले कुछ और थे, कुछ और हरकतें कर रहे थे और अब दोबारा से ये नॉर्मल हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। बेटा कहाँ गया? फैक्ट्री गया है। अच्छा हाँ, आज मैं घर पर ही रहता हूँ, थोड़ा सा शरीर आज थका थका सा महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तुम ठीक हो? इन्होंने कॉफ़ी का कप रखा और डॉक्टर साहब के ठीक चेहरे के सामने आकर दांत के टिकटाकर बोलते हैं, तुझे क्या लग रहा है? अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एकदम अपनी चेयर से खड़े हो गए, 2 कदम पीछे हटते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे फ़ोन पर बात करूँगा, मैं यहाँ नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच समझ रहा हूँ। और ये सिर्फ हंस रहा है आदमी, सिर्फ हंस रहा है कि हाँ तेरे को झलक मैं दिखा चुका हूँ कि कौन हूँ। वो सारा प्रसाद जो ज़मीन पर गिरा था उससे पैर बचाता हुआ ये अपने कमरे में वापस आ गया। अब धर्मपत्नी से जाते हुए देख रही है, ठीक है। और जब ये कमरे में चला गया तब भी इनकी नज़रें कमरे पर थीं। उसने कमरे से हल्का सा बस चेहरा बाहर निकालकर झांकने की कोशिश करी और दिखाया कि मैं कौन हूँ। उस वक्त इन्होंने कहा है कि हाँ मैंने इनके चेहरे के साथ एक और चेहरा देखा है, मतलब वो किसका है क्या था वो, लेकिन 100% देखा है। और हमारे घर में हम 3-4 के अलावा कोई नहीं होता। एक हमारे यहाँ जो भैया हैं जो कि हेल्प करते हैं, जो कि ड्राइवर भी हैं और घर का भी काम करते हैं, बस वो होते हैं और वो बेटे के साथ दफ्तर गए हुए हैं, मतलब फैक्ट्री। घर में सिर्फ हम दोनों हैं, लेकिन ये चेहरा किसी का तो था। ये भाग कर गई हैं देखने के लिए, तो इनके कमरे में कोई नहीं है। पतिदेव जमीन पर बैठे और लगातार उसे देख रहे हैं और दांत किटकिटाते हुए हंस रहे हैं। आगे क्या हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इन्हें वो चंडीगढ़ का बंगला छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था। बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।